नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग MSP और FRP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस, और दूसरा आपका फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जो कि शुगर केन के लिए दिया जाता है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या आपके डिफरेंसेस है यानी कि अंतर क्या है, और यहाँ पर आपका जो है सिमिलरिटीज क्या है, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को लेकर ना बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि सर MSP जो हमारा 22+1 लिखा होता है उसमें हम लोग शुगर केन को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्या कारण है कि फिर हम लोग FRP को अलग से काउंट करते हैं। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता कि आज के इस सेशन के बाद कभी आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट के टॉपिक को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन दोनों में हम लोग एक सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और आपका उचित और लाभकारी मूल्य जो कि शुगर केन के लिए दिया जाता है, ये दोनों ही एश्योरेंस प्राइस होते हैं। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर किसानों को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि हम आपकी फसल को परचेज करेंगे, खरीद करेंगे इस मूल्य के ऊपर, जिससे किसान क्या करते हैं, उस फसल को लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही प्राइस जो हैं वो उस फसल की बिजाई से पहले, जैसे हमारा अभी खरीफ सीजन आ रहा है, तो खरीफ सीजन की बिजाई से पहले ही आपका जो प्राइस होता है MSP और FRP होता है उसे अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि किसान उस प्राइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सके और उस फसल को लगा सके। तो ये दोनों ही यहाँ पर एश्योरेंस प्राइस है। अच्छा, ये दोनों ही सब्सिडीज नहीं है डायरेक्टली फॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो, ठीक है। सब्सिडी कब बन जाता है, तो ये मैंने एक MSP का पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने इसको समझाया हुआ है। लेकिन वापिस आता हूं मेरी बात के ऊपर। तो दूसरा यहां पर है कि इनमें और क्या सिमिलरिटीज है। देखो, दोनों को ही जो रिकमेंड किया जाता है वो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा इसको जो है रिकमेंड किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसको डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, ठीक है। और दोनों में ही ये सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, यानी कि दोनों के लिए जो एजेंसीज वर्क कर रही हैं वो भी यहां पर आपकी सेम है। तीसरी बात आती है कि इसके बायर कौन होते हैं, मतलब इस MSP के ऊपर परचेज कौन करेगा और FRP के ऊपर परचेज कौन करेगा। यानी कि अगर MSP दिया गया है किसी फसल के लिए तो उस पर खरीद कौन करेगा, और वहीं अगर हम बात करें तो जो FRP दिया गया है उस पर खरीद कौन करेगा। तो देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एक तो ये जब प्रिक्योरमेंट करती हैं, ठीक है, आगे हम प्रिक्योरमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो फेयर राशन शॉप्स होती हैं उन पर राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए MSP पर ही खरीद करती है किसानों से, यानी कि किसानों से डायरेक्टली आपका जो फूड ग्रेन होता है उसको परचेज किया जाता है MSP यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस के ऊपर, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद में जो मार्केट के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं, मिडलमैन होते हैं, व्यापारी जिन्हें हम लोग बोल देते हैं, वो भी इसी रेट के ऊपर परचेज कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये MSP पर नॉर्मली बोला जाता है कि खरीद आपकी फसल होने वाली है, लेकिन इस चीज का यहां पर जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली जब भी परचेज करेगी तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी, ये यहां पर एश्योरेंस होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शुगर मिल्स क्या करती हैं, शुगर केन को परचेज करती हैं, ठीक है, कि शुगर केन जो आपका है वो केवल और केवल शुगर मिल्स के द्वारा ही परचेज किया जाता है, क्योंकि यही होती है मिल्स जो कि इस शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करती हैं, चीनी जो आपकी है या शक्कर है उसमें उसको बनाकर आपके सामने मार्केट के अंदर लेकर आती है। अब बात करें तो कौन कौन सी क्रॉप इसमें कवर की जाती है, तो देखो, रिकमेंडेशन जो किया जाता है वो 22+1 क्रॉप होती है। ये जो 1 है वो आपकी यही शुगर केन का FRP है। तो इसके अंदर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है जो हमारा यहां पर MSP में होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारा FRP का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम आपका क्या होता है, MSP का जैसा ही होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो फसल है उसके अंदर लागत कितनी आई, मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उन सबको देखकर ही इनके जो प्राइस होता है उसको डिसाइड किया जाता है, और एक किसान को एश्योरेंस देने के लिए ही ये प्राइस दिया जाता है। इसलिए हम यहां पर इसको 22+1 लिखते हैं, और टोटल आपकी
23 यानी कि 23 क्रॉप के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है, किसके द्वारा? सीएसईपी के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट जो आपकी डिसाइड करती है या कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करती है वो 25 क्रॉप के लिए करती है। लेकिन एफआरपी केवल और केवल शुगर केन के लिए दिया जाता है, यानी कि गन्ने की फसल के लिए ही आपका शुगर केन दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। बात करें यहां पर तो पेमेंट गारंटी, देखो याद रखना एमएसपी के अंदर कोई भी लीगल गारंटी नहीं दी जाती है, यानी कि किसी प्रकार का भी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि आपकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही परचेज किया जाएगा। हां, गवर्नमेंट अगर परचेज करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या नेफेड है, तो ये अगर परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्राइस एमएसपी ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर इसी प्रकार की कोई यहां पर बाधा नहीं है कि आपको इसी प्राइस के ऊपर आप जो फसल है किसान की वो परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन जो यहां पर एफआरपी है उसके लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन है आपका। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंडर आया था। इसके अंडर आपकी जो फसल यहां पर शुगर केन का जो एफआरपी डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी पर आपकी फसल की खरीद की जाती है। और एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन मेथड होता है, यानी कि जो हमारा एफआरपी या एमएसपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस बेस पर करते हैं? तो देखो मेनली जो आपका एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है ये डिमांड और सप्लाई जो है आपकी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि किसान की लागत कितनी आई उस फसल को उत्पादन करने में, और इसके साथ में मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग वो देखकर और 50% उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन देकर उस फसल का एमएसपी जो है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो शुगरकेन के लिए जो एफआरपी है वो कहीं ना कहीं ये चीजें तो इंक्लूड होती हैं, प्लस में एक चीज और देखी जाती है कि जो शुगरकेन का आपका रिकवरी परसेंटेज है वो कितना है शुगर का। यानी कि अगर 100 किलोग्राम हमारे पास शुगरकेन है तो उससे लगभग आपकी 10.25 किलोग्राम शुगर प्रोडक्शन होने वाला है। ये एक बेसिक रिकवरी रेट लिया जाता है, तो ये 10.25% का, और इसी के बिहाफ पर यहां पर एफआरपी क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है क्या पेनल्टी इसके ऊपर लगेगी? तो देखो यहां पर जब कोई लीगल गारंटी ही नहीं है तो डेफिनेटली आपका अगर कोई ट्रेडर या व्यापारी एमएसपी पर परचेजिंग नहीं करता है किसी फसल की, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी आपका जो है यहां पर केस उसके ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर शुगर मिल्स जो हैं वो इस प्राइस के ऊपर परचेज नहीं करते हैं जो शुगरकेन के लिए एफआरपी दिया गया है, तो उस केस में उनका प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। दूसरा, उनको यहां पर जितना भी ड्यू होता है वो 14 डेज 14 दिन के अंदर क्लियर करना होता है। और साथ में यहां पर कई बार क्या होता है कि जो शुगर मिल्स होते हैं और फार्मर होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, जिसमें शुगर मिल्स आपके किसानों को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जो एफआरपी है वो प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन हम आपको किस्तों में जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कई बार एग्रीमेंट भी बनता है, लेकिन जो भी वहां पर टाइम लिमिट आपकी बनेगी उसके इन बिटवीन यहां पर प्राइस पे करना पड़ेगा। किसको? आपकी शुगर मिल्स को। अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी यानी कि उनको फाइन पे करना पड़ेगा। इवन दो उनकी प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट है वो भी यहां पर अटैच हो सकती है, यानी कि वो भी सीज हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा यहां पर जो है डिफरेंस इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कई बार आपके सामने चीजें आती होंगी, मुझे लगता है कि अब आपको एक क्लियरेंस हुआ होगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर और बातें करते हैं। अच्छा, जो अभी रिसेंटली यहां पर एमएसपी दिया गया है आपकी फसलों के लिए, जो मार्केटिंग सीजन आपका खरीफ है, तो उसमें ये टेबल आपके लिए, वैसे तो मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप यहां से आप इसको देख सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, यानी कि जो एफआरपी शुगरकेन का जो 2025-26 के लिए दिया गया है, उसमें अगर हम बात करें तो आपका 355 रुपीज प्रति क्विंटल दिया गया है। बेसिक रिकवरी रेट जो है वो 10.25% है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर रिकवरी रेट बढ़ जाता है, मान के चलिए 0.1% आपका रिकवरी रेट बढ़ गया, तो उसके लिए लगभग 3.46 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपका इजाफा हो जाएगा, प्रति क्विंटल इतना रुपया और दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिडक्शन हो गया, मतलब 10.25 से 0.1% भी रिडक्शन हो गया, तो वहां पर आपका इतना रुपया प्रति क्विंटल काट लिया जाएगा। इसके आधार पर जो एफआरपी है वो दिया जाता है शुगर मिल के द्वारा शुगरकेन के किसानों को। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है एफआरपी का वो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। यहां पर 2025-26 का 355 रुपए है और प्रीवियस ईयर आपका कितना था? 340 रुपए था। अब यहां एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, एक और प्राइस होता है जिसको हम
हम स्टेट एडवाइजरी प्राइस बोलते हैं, ठीक है। स्टेट एडवाइजरी प्राइस क्या होता है, या स्टेट एडवाइजर प्राइस भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा तो क्या कर दिया जाएगा, एफआरपी दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कई बार, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहां की सरकारें क्या करती है, हर साल प्रति क्विंटल आपका 1 रुपए से लेके 10-15 जितने भी रुपए आपके जो है प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कई बार आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा या पंजाब सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा 5 रुपए प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा आपका जो है शुगरकेन के किसानों को दिया जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टेट एडवाइजरी प्राइस बोलते हैं। मतलब एफआरपी के साथ में ये भी ऐड हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एफआरपी आपका 100 रुपए है, 10 रुपए यहां से हो गया, तो टोटल 110 रुपए हो गया, जिसको हम स्टेट एडवाइजरी प्राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहां जो है आपका एफआरपी और दूसरा एमएसपी। अब ये एमएसपी एक और निकल कर आया जिसको हम मिनिमम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ये होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो होता है वो यहां पर शुगरकेन के लिए होता है कि शुगर मिल जो है उनको फार्मर्स को पे करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। लेकिन मिनिमम सेलिंग प्राइस का मतलब है कि शुगर मिल जो है वो आपकी शुगर यानी कि चीनी को मार्केट के अंदर किस भाव पर बेचती है उसको बोला जाता है यहां पर मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब दूसरा यहां पर अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो शुगर केन जो कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, और उसके बाद इसमें 2009 में अमेंडमेंट भी हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इसमें जो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस यहां पर पहले कॉन्सेप्ट था उसको बाद में नया नाम बनाकर उसको एफआरपी किया गया। देखो जो हम एफआरपी आज बोलते हैं उस एफआरपी का पहले जो पुराना नाम था वो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस के नाम से बोला जाता था, जिसको हम बाद में जो है एफआरपी के नाम से जानने लगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर के तहत ये जो यहां पर एफआरपी है वो किसानों को मिलेगा ही मिलेगा और शुगर मिल्स को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो आपका शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 के अकॉर्डिंग है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो दोनों के जो एक कंट्रोल ऑर्डर है इनको जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से भी कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तीसरी बात करते हैं तो इनकी नीड जरूरत क्यों है, तो ताकि एक तो जो शुगरकेन के फार्मर्स हैं, जो यहां पर गन्ना बोने वाले किसान हैं, उनको उचित मूल्य मिल सके, उनकी एक जो इनकम की गारंटी है वो उन्हें मिल सके, इसके लिए ये देना जरूरी है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो आपका इंडस्ट्रीज है, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो जो प्रोसेसिंग में उसका चार्ज लगा, किसानों को पे करना पड़ा, तो वो जो टोटल चार्ज आपका उस किसान को पे करना पड़ा या फिर उस प्रोसेसिंग में उस शुगर मिल के द्वारा जो है आपका इन्वेस्टमेंट किया गया, और उसके बाद में उसको एक प्रॉपर प्रॉफिट वहां पर आपका जो है मार्जिन जो है उसको बचाना है और उसके बाद में उसको मार्केट के अंदर बेचना है, तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और ये जरूरी भी है ताकि जो वहां पर शुगर मिल्स हैं वो भी एक प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, जो लेबर चार्जेस हैं, मशीन के चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस है जो किसानों को दिया गया है, वो अगर निकालेंगे नहीं तो कितने दिन तक रन करेंगे। जैसे शुगर मिल्स आजकल लगातार बंद होती जा रही हैं, क्यों होती जा रही हैं, क्योंकि उनका जो मुनाफा है वो लगातार कम हुआ है और उसी वजह से आपका यहां पर शुगर मिल्स बंद भी हो जाती हैं। तो ये मिनिमम सेलिंग प्राइस भी यहां पर निकलना जरूरी है। अब फैक्टरीज में कौन कौन से कंसीडर करते हैं, देखो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है शुगरकेन की वो इसमें इंक्लूड होती है। दूसरा जो रिकवरी होती है शुगरकेन से शुगर की 10.25% बेसिक रिकवरी रेट होता है, उसके आधार पर आपका शुगर केन का एफआरपी डिसाइड किया जाता है। प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड, यानी कि मार्केट के अंदर शुगर को किस प्राइस पर सेल किया जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ शुगर बाय प्रोडक्ट लाइक मोलेसिस, बैगेज एंड प्रेस मड, जैसे कि अब यहाँ पर शुगर के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट होते हैं मोलेसिस, बैगेजेस, प्रेस मड, जिनको आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, तो वो आपका वहां पर जो है किस प्राइस पर बेचा जाएगा मार्केट के अंदर। मार्जिन फॉर द शुगर केन ग्रोवर, यानी कि यहाँ पर जो किसानों की लागत लगी है उसके ऊपर कितना उनको फायदा दिया जाए उसके आधार पर, और साथ में रिटर्न टू शुगर केन ग्रोवर फ्रॉम द अल्टरनेटिव क्रॉप। इसके अलावा शुगर केन के जो किसान है वो बाकी फसलों से कितना कमा रहे हैं, इसके आधार पर जो है आपका यहाँ पर एफआरपी को डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है वो एक तो एफआरपी और इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम जो कन्वर्जन कॉस्ट है, मतलब एक प्रकार से शुगर मिल्स के द्वारा एक हाईएस्ट एफिशिएंसी के ऊपर शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके आधार पर मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पर एमएसपी फॉर शुगर केन यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्यों जरूरी है, तो देखो आपको पता होगा कि देखो एक तो सबसे
सबसे पहले मिनिमम सेलिंग प्राइस अगर हम नहीं देंगे आपके शुगर मिल्स को, या शुगर मिल्स को ये एक गारंटी नहीं देंगे कि आप मिनिमम सेलिंग प्राइस आपका रख सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसान है वो अपना गन्ना अगर प्रोडक्शन कर लेंगे और शुगर मिल उसको परचेज करने से मना कर दे, तो शुगर केन जो होता है वो एक जल्दी खराब होने वाली फसल होती है, उसमें से जो मॉइस्चर है वो अगर एक बार रिमूव हो गया तो फिर उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो वहां पर उस फसल को जल्दी से परचेज करना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए वहां पर गन्ने के किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी का होना यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस का होना जरूरी है। दूसरी बात आती है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगरकेन वुड हेल्प मिल जनरेट अनफ रेवेन्यू टू पे देयर फार्मर एंड एफआरपी। मतलब क्या है, अब शुगर मिल्स के पास अगर पैसा आएगा तो वो किसानों को भी टाइम पर पैसा दे पाएंगे, अपनी लेबर को भी टाइम पर पैसा दे पाएंगे, और जो मशीन की उनकी कॉस्ट आई है, लागत आई है, वो भी पूरा कर पाएंगे, और उनको अगर प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी तो वो आने वाले समय में उस सिस्टम को या उस इंडस्ट्री को रन कर पाएंगे। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो इट इज अनाउंस्ड टू अरेस्ट द कांस्टेंट स्लाइड ऑफ शुगर एंड टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई रेशियो इन सेफ लिमिट। मतलब क्या है कि अगर ये शुगर मिल्स वर्क करेंगे तभी तो मार्केट के अंदर जो शुगर की डिमांड है और सप्लाई है उसको मेंटेन कर पाएंगे। और बात करते हैं द सेंटर हैज आल्सो फिक्स्ड मील वाइज सेल्स कोटा एंड पेनल्टी। अब देखो एक चीज और समझना यहां पर पड़ेगा कि मील वाइज जो आपका एक सेलिंग कोटा है हर एक मील का, वो रखा गया है, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। और अगर कोई भी आपका यहां पर इन गाइडलाइन को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है शुगर मिल्स, तो उस केस में उनको पेनल्टी और फाइन भी पे करना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी चीनी होती है ना, वो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर में एसेंशियल कमोडिटी जो है मानी जाती है। अगर इसका प्राइस बहुत ज्यादा शुगर मिल्स के द्वारा बढ़ाया गया तो उस केस में उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, या फिर अगर उसको लिमिट से ज्यादा अगर स्टॉक किया गया तो भी यहां पर उनके ऊपर जो है आपका फाइन लग सकता है, जो कि अपने आप में अहम है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो मिनिमम स्पॉट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, एफआरपी, इनके बीच में जो ज्यादातर अंतर और समानताएं थी, वो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं। आज के बाद शायद ही आपको इस जो यहाँ पर एक डिफरेंस है या इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, तो इसको पूरा समझने की कोशिश करिएगा, एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी इसी प्रकार के और भी फैक्ट और नॉलेजेबल वीडियोस हम लोग इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।